नमस्ते। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सुलझावा लगता था, एक परफेक्ट कन्विक्शन। लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुली, पूरी कहानी ही पलट गई। साल 2018 निचली अदालत ने गोविंद नाम के एक शख्स को हत्या का दोषी ठहराया और उसे दे दी उम्र कैद की सजा। तो मामला तो एक तरह से बंद हो गया था, है ना? सबूत थे, सजा हो गई थी, बात खत्म। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। सवाल ये है कि अगर केस इतना ही सीधा और साफ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सजा को ही पलट दिया? गोविंद को रिहा क्यों कर दिया गया? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने आखिर कहानी रखी क्या थी। कहानी कुछ यूं थी। 12 जून 2016 प्रोमिला नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक 5 दिन बाद उसका भाई प्रदीप सामने आता है और 3 लोगों का नाम लेता है, गोविंद और 2 और। अगले ही दिन पुलिस एक्शन में आती है, गोविंद को गिरफ्तार करती है और उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद कर लेती है। फिर केस चलता है और 2 साल बाद 29 अगस्त 2018 को ट्रायल कोर्ट गोविंद को दोषी करार दे देती है। पहली नज़र में तो ये केस बिल्कुल सीधा लगता है ना? लेकिन जैसा कि हमने कहा, यहीं से इस केस की बुनियाद हिलना शुरू होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो पूरा का पूरा केस था ना, वो सिर्फ एक चीज पर, या यूं कहें कि एक इंसान पर टिका हुआ था, और वो था उनका स्टार विटनेस। और ये स्टार विटनेस कोई और नहीं बल्कि मरने वाली प्रोमिला का अपना भाई प्रदीप था। अब देखिए हुआ क्या। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, हाँ, मैंने शूटर्स को देखा था, मैंने गोविंद को भी पहचाना। लेकिन जब वही प्रदीप अदालत में कटघरे में खड़ा हुआ तो वो अपनी बात से पूरी तरह 180 डिग्री पलट गया। उसने कोर्ट में कहा कि वो तो घटनास्थल पर था ही नहीं, उसने गोविंद को कभी देखा ही नहीं, और तो और उसने ये तक कह दिया कि पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर साइन करवा लिए थे। मतलब प्रोसिक्यूशन का इकलौता चश्मदीद गवाह हॉस्टाइल हो गया। सीधी भाषा में कहें तो वो अपनी बात से मुकर गया। ये इतनी बड़ी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे खासतौर पर मेंशन किया। तो सोचिए, जिस एक खंबे पर केस की पूरी इमारत खड़ी थी, वो खंबा ही ढह गया। ठीक है, तो चश्मदीद गवाह तो गया। अब प्रोसिक्यूशन के लिए अगली चुनौती क्या थी? उन्हें साबित करना था मोटिव, यानी हत्या का मकसद। आखिर गोविंद ने यह हत्या की तो क्यों की? कोई तो वजह होगी। और यहाँ पर आकर केस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, हत्या का सबसे मजबूत मोटिव किसके पास था? प्रोमिला के ससुराल वालों के पास, क्योंकि वो लोग उससे प्रॉपर्टी का एक केस हारे थे। साफ वजह दिखती है। थोड़ा बहुत मोटिव उन लोगों का भी था जिन्हें सह आरोपी बनाया गया था, क्योंकि वो ससुराल वालों के रिश्तेदार थे, पर उन्हें तो बरी कर दिया गया। और गोविंद गोविंद का क्या मोटिव था? वो तो बस एक सह आरोपी का दोस्त था। बस, ये तो बहुत ही कमजोर कड़ी है। तो प्रोसिक्यूशन ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि शायद गोविंद ने ये मर्डर किसी की मदद करने के लिए किया होगा, इस उम्मीद में कि भविष्य में वो लोग उसकी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी को स्पेक्युलेटिव क्विड प्रो को कहा, मतलब एक ऐसी डील जो सिर्फ कल्पनाओं में थी, अटकलबाजी थी, इसका कोई सबूत नहीं था। तो अब स्थिति क्या है? चश्मदीद गवाह मुकर गया और मकसद वो भी साबित नहीं हो पाया। तो गवाह गया, मोटिव गया। अब प्रोसिक्यूशन के हाथ में सिर्फ एक चीज बची थी, उनका आखिरी तुरुप का इक्का, वो पिस्तौल जो गोविंद के घर से बरामद करने का दावा किया गया था। यही वो सबूत था जिसे सबसे ठोस माना जा रहा था। लेकिन पता है क्या? इस स्मोकिंग गन यानी कि इस सबसे पक्के सबूत में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी बड़ी खामियां निकली। पहली, ये पिस्तौल एक खुले बक्से से मिली जिस पर ताला तक नहीं था, और ये बक्सा एक ऐसे घर में था जहां गोविंद अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार रहता था। तो मतलब उस तक तो कोई भी पहुंच सकता था। दूसरी बात, जब पुलिस ने ये पिस्तौल बरामद की तो वहां कोई इंडिपेंडेंट गवाह, मतलब आस पड़ोस का कोई आदमी मौजूद ही नहीं था, सिर्फ पुलिस थी। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गड़बड़ी, पिस्तौल को कब्जे में लेने और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने के बीच पूरे 19 दिन का गैप था। 19 दिन! और इस देरी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। अब यहाँ पर कानून की एक जरूरी बात समझना जरूरी है।
हमारे देश का जो एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 27 ये कहती है कि अगर कोई आरोपी पुलिस हिरासत में कोई जानकारी देता है और उस जानकारी की वजह से कोई चीज बरामद होती है तो उसे सबूत माना जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जानकारी स्पष्ट रूप से या डिस्टिंक्टली उस बरामदगी से जुड़ी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्पष्ट रूप से या डिस्टिंक्टली शब्द पर बहुत जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस शब्द का मतलब है कि जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए। अब गोविंद के केस में उसके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये स्पष्ट रूप से साबित हो सके कि जो पिस्तौल मिली वो वही है जिससे प्रोमिला का मर्डर हुआ था। ये कनेक्शन, ये लिंक मिसिंग था। तो अब तक हमने क्या देखा? एक एक करके प्रोसिक्यूशन के सारे सबूत ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी फैसले तक कैसे पहुंचा। प्रोसिक्यूशन का केस अब तक पूरी तरह से बिखर चुका था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इकलौता चश्मदीद गवाह मुकर गया। मोटिव सिर्फ एक अटकबाजी, एक कहानी बनकर रह गया। हथियार की बरामदगी वो भी शक के घेरे में थी, क्योंकि वो एक कॉमन जगह से मिली थी और उसका कोई आज़ाद गवाह भी नहीं था। सबूतों की जो चेन ऑफ कस्टडी थी वो टूटी हुई थी। और रही बात फोरेंसिक रिपोर्ट की, तो कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो सवाल ये है कि आखिर में प्रोसिक्यूशन के केस को सहारा देने के लिए कितने खंबे बचे थे? जवाब है 0, एक भी नहीं। एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो शक के दायरे से बाहर हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, यानी हर उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। और जब शक का फायदा आरोपी को मिलता है तो नतीजा एक ही होता है, गोविंद को बरी कर दिया गया। ये पूरा केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। सोचने वाली बात है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में ऐसे और कितने मामले होंगे जहां किसी इंसान की पूरी जिंदगी की सजा सिर्फ 1 या 2 ऐसे ही कमजोर और फ्लॉड सबूतों के सहारे टिकी हो, और बस इस इंतजार में हो कि कब कोई उन धागों को खींचे और पूरी कहानी उधड़ जाए।